हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम क्रेब्स साइकिल देखने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। अब हमको अगर पायरुविक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराना है तो हमको लिंक रिएक्शन करवानी होती है, जिसमें एंजाइम काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है यही इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन ही एक्चुअली जो है वो क्रेब्स साइकिल होता है। साइकिल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। इसका नाम क्रेब्स साइकिल इसलिए है क्योंकि इट वाज फर्स्ट इलुसिडेटेड बाय हैंस क्रेब्स, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। टीसीए साइकिल भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट जो बनता है इस साइकिल में वो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है, इसलिए इसको टीसीए साइकिल कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल में वो सिट्रिक एसिड होता है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस क्रेब्स साइकिल का, हमें उसको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इसमें होता क्या है। हमारे पास जो एसिटिल कोएंजाइम मिला है लिंक रिएक्शन से, हम इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन हम रिमूव करवाते हैं ताकि उस हाइड्रोजन को हम ट्रांसफ़र कर सकें NAD और FAD को, जो कि कोएंजाइम हैं, जिससे वो रिड्यूस हो जाते हैं NADH2 और FADH2। इस NADH2 और FADH2 को हम ETS में ले जाते हैं, जिसको हमको ATP मिलती है। यही पूरा एम है हमारा क्रेब्स साइकिल करवाने का कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिटिल कोएंजाइम ए, ट्रांसफर देम टू कोएंजाइम ए यानी कि NADH2, NADH और FAD को, जिससे वो रिड्यूस हो जाते हैं और ETS में हमको ATP प्रोवाइड कराते हैं। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो है क्रेब्स साइकिल का। एक्चुअली क्रेब्स साइकिल होती क्या है, जो है इसमें सबसे पहले होता है क्या कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए टू कोएंजाइम ए यानी कि NAD और FAD को हम ट्रांसफ़र कराते हैं टू रिड्यूस देम into NADH plus H plus and FADH plus H plus। तो इसको हमने रिड्यूस क्यों करा है, क्योंकि रिड्यूस जब हम कराते हैं तो इसको जब हम ETS में ले जाते हैं तो हमको ATP प्रोवाइड होती है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो क्रेब्स साइकिल होती है कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होती है, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो। अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन कराना है तो इस ऑक्सीडेटिव पाथवे से आपको गुजरना ही होगा। तो नोट डाउन कर लेते हैं। इट सर्व्स एज कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर carbohydrate, protein and fat। अब हम एक्चुअल क्रेब्स साइकिल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था क्या, लिंक रिएक्शन से हमको मिला था एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का था। जो है तो सबसे पहले हमारे पास होता है क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का होता है। जो कि 2 कार्बन का होता है। अब सबसे पहली रिएक्शन में क्या होता है, जो सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए से सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बन जाता है। जो है
तो हम इसको कन्वर्ट करा लेते हैं सिट्रिक एसिड में। ये सिट्रिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन का होता है जो है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली यहाँ पे ये एसिटिल कोएंजाइम ये 2 कार्बन का था। ये सिट्रिक एसिड जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो 6 कार्बन का है। एक्चुअली ये हुआ कैसे होगा, इसको किसी और के पास जाना पड़ेगा जो है कि हमारे पास 2 कार्बन है, आप अपना कहीं से अगर इसको 4 कार्बन उधार मिल जाएं तो इसका 6 कार्बन कंप्लीट हो जाता है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए जाता है जो है किसके पास, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास। तो हम इसमें सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऐड कराते हैं जो है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो है, ये होता है 4 कार्बन का। तो ये जो है जाता है इसके पास। तो एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में यही होता है कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का जो 4 कार्बन होता है और जो एसिटिल कोएंजाइम ए का 2 कार्बन होता है वो कंडेंस होकर जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, सिट्रिक एसिड जिसको कहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या है जो है, केवल कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स, कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स। हुआ कुछ नहीं है यहाँ पर, केवल एसिटिल कोएंजाइम जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का 4 कार्बन था, इसने अपना 4 कार्बन दे दिया एसिटिल कोएंजाइम ए को, और इसने अपना जो 2 कार्बन था उसको मिला के 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना दिया कंडेंसेशन रिएक्शन से। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब हम जो सिट्रिक एसिड हमें मिला है इसको हम कन्वर्ट कराते हैं किस में, आइसोसिट्रिक एसिड में जो है, इसको हम कन्वर्ट कराते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। अब हमको देखना है यहाँ पर क्या हुआ है। एक्चुअली ये भी 6 कार्बन का ही होता है जो है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, केवल सिट्रिक एसिड का जो था वो आइसोमेराइजेशन हो गया है तो आइसोसिट्रिक एसिड बन गया है जो है। आप केमिस्ट्री में आइसोमर्स पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे जो है। तो ये केवल सिट्रिक एसिड जो होता है वो आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो है। तो यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली, आइसोमेराइजेशन अकर्स। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो होता है एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम काम करता है। ये हो गई अपनी स्टेप नंबर 2। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है इसको हम किस में कन्वर्ट कराते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड में कन्वर्ट कराते हैं जो है। तो ये 2 स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में क्या कराते हैं हम, इसको हम कन्वर्ट कराते हैं अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। कीटो ग्लूटैरिक एसिड। एक्चुअली हमको कुछ करना नहीं है, केवल हमको ये देखना है कि इन रिएक्शंस में हुआ क्या है। ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो है। यहाँ पर हुआ क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है, यहाँ पर एंजाइम काम करता है जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ थर्ड स्टेप में जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हम इस एंजाइम से सोच सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या होगा जो है। एक्चुअल में डिहाइड्रोजिनेज कराता क्या है, इससे क्या कराता है, आइसोसिट्रिक एसिड से इससे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है। आपको अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो उसको टेकअप कौन करेगा, कोई एंजाइम ए उसको ले लेता है, यानी कि NAD और FAD जो होता है इन हाइड्रोजन को जो इन इंटरमीडिएट से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उसको NAD और FAD ले लेते हैं, जिससे उनका रिडक्शन हो जाता है जो। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है एक्चुअली इसका, तो उसको टेकअप कर लेता है कौन, NAD, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है NADH+H+ में। तो यहाँ पर होता क्या है कि
NAD जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी रिलीज होता है। ये भी आपको याद रखना है जो है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज। ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप, ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड। फोर्थ स्टेप में क्या होता है जो है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनाइल कोएंजाइम A में जो है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A। और इस पे जो एंजाइम काम करता है वो काम करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम यहाँ हम नोट कर लेते हैं जो है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 4। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 4। यहाँ पर भी क्या होता है कि जो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है इसका हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है, यानी कि इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है। ऊपर वाली स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पर भी ये डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है इसका ऑक्सीडेशन कराता है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव कराता है, और इसमें जो है CO2 भी रिलीज होती है, यानी कि क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। यहाँ पर भी सेम वही होगा जो है, क्या होता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो उसको जो है टेकअप कौन करेगा जो है NAD। यहाँ पर हम NAD को रिड्यूस करा देंगे जो है, NAD कन्वर्ट होता है किस में, NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जो है, और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है जो है। ये स्टेप नंबर हमारी 4 कंप्लीट हो गई जो है। अब ये सक्सेनाइल कोएंजाइम A जो है ये कन्वर्ट होता है किस में, सक्सेनिक एसिड में जो है। तो ये 5th स्टेप में क्या होता है, सक्सेनिक, पहले हम लिख लेते हैं जो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो है। ये पूरे क्रेब्स साइकिल की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो स्टेप नंबर 5th है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि सक्सेनिल कोएंजाइम ए से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तो जो है यहाँ पर एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करता है, सबसे पहले ये हम नोट करेंगे जो है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज ये काम करता है, और ये कन्वर्ट हो, ये एक्चुअली होती है स्टेप नंबर 5। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। ये यहाँ पर GDP जो होती है वो GTP में कन्वर्ट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो है। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करा देते हैं, GDP कन्वर्ट होती है GTP में जो है। एक्चुअली ये जो GTP होती है ये काम करती है ADP पे, उसको ADP को कन्वर्ट करा देती है जो है ATP में। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमको एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है, जो कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं जो है, हम ATP भी कह सकते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले होता क्या है कि ये जो गॉनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है ये काम करता है ADP पे, तो ADP को ये कन्वर्ट करा देता है जो है ATP में। और ये हमको नोट डाउन करना है सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअली सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ है। ये हम नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब ये सक्सेनिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट किस में होता है जो है, ये सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है जो है फ्यूमेरिक एसिड में जो है, ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वही एंजाइम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जो है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हो गई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 6। ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 रिलीज होता है जो है। तो यहाँ पर यहाँ
हम FAD को जो है रिड्यूस करा देते हैं, जो है FAD को हम रिड्यूस करा देते हैं किसमें, FADH प्लस H+ में, जो है FADH प्लस H+ में हम रिड्यूस करा देते हैं। तो ये स्टेप भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हो गई स्टेप नंबर 6। अब हम फ्यूमेरिक एसिड से जो हमारा क्या मिलता है, जो है हमें मिलता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर केवल फ्यूमरेज एंजाइम काम करता है, जो है ये हो गई स्टेप नंबर 7 और ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मैलिक एसिड क्या होता है, जो है मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 8 यानी कि लास्ट स्टेप। और यहाँ पर भी क्या होता है कि जो है ये जो स्टेप होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जहाँ पर बनता है, यहाँ पर भी एक NAD जो होता है NADH प्लस H+ में रिड्यूस होता है, जो है ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NADH प्लस H+ में जो है यहाँ पर याद रखने है। तो ये तो हुई हमारी पूरी की पूरी जो है क्रेब्स साइकिल। आपको याद रखना है, जो है कुछ नहीं हुआ है, केवल आपको ये देखना है कि किस स्टेप में क्या हुआ है। जो है सबसे पहले हमारे पास जो है एसिटिल को एंजाइम A था, जो कि हमको लिंक रिएक्शन से मिला था। इसके पास था 2 कार्बन और जो प्रोडक्ट बन रहा था उसके पास था 6 कार्बन। तो हमें जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से 4 कार्बन उधार लिया और इसको कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई सिट्रेट सिंथेज की उपस्थिति में, तो सिट्रिक एसिड बन गया। जो है सिट्रिक एसिड से हमने आइसोमेराइजेशन कराया तो आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। जो है ये आइसोसिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम यहाँ पे लगा। आइसोसिट्रिक एसिड का हमने ऑक्सीडेशन करवाया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, इससे हाइड्रोजन रिमूव करवाया और इस हाइड्रोजन को हमने ट्रांसफ़र किया कोएंजाइम A को, जिससे जो है NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाए। जो है तो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बना यहाँ पर, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया। यहाँ भी हमको एक NADH2 मिला, जो है इसको हमने सक्सिनिल को एंजाइम A में कन्वर्ट कराया। जो है और ये क्या होता है कि यहाँ पर जो सक्सिनिल को एंजाइम A है जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी क्रेब्स साइकिल के। यहाँ पर एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, जो है एक मालिक्यूल GTP मिलता है। ये GTP एक्चुअली हम इसको इनडायरेक्टली ATP भी कह सकते हैं, क्योंकि ये GTP काम करता है किस पर, ADP पे, तो हमें मिल जाता है जो है ATP। जो है तो सक्सिनिल को एंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है। F से याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है एक मालिक्यूल ऑफ FADH2 मिलता है जो है इस स्टेप में, यानी कि स्टेप नंबर 6 में। जो है तो ओवरऑल एक समरी अभी हम इसका जो है देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। जो है अब हम यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की समरी देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो समरी देखते हैं हम, एक्चुअली हमको मिला क्या है। तो समरी, तो जो CO2 रिलीज़ हुआ है, हमारा जो CO2 रिलीज़ हुआ है वो कहाँ कहाँ रिलीज़ हुआ है। जो है सबसे पहले हम देखते हैं CO2 रिलीज्ड, वो स्टेप नंबर 3 में रिलीज़ हुआ है और स्टेप नंबर 4 में रिलीज़ हुआ है। जो है NADH कहाँ पे रिलीज़ होता है, जो है NADH2 कहाँ पे बनता है, ये देखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो है स्टेप नंबर 3 में रिलीज़ हुआ था, 4 में रिलीज़ हुआ था और लास्ट में जब जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है तब वहाँ पर भी रिलीज़ होता है, यानी कि 8 नंबर स्टेप पे। जो है अब हम ये देखेंगे कि थर्ड क्या होता है, FADH2 कहाँ पर रिलीज़ हुआ है। जो है तो FADH2 होता है 6 में। जो है आपको याद होगा कि जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है जो है फ्यूमेरिक एसिड में, तो वहाँ पर FADH2 रिलीज़ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ हुआ है। जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ पे हुआ है, फास्फोराइलेशन ये हुआ है स्टेप नंबर 5 में। कहाँ पे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मैंने आपको बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। जब
सक्सेनिल कोई एंजाइम एक कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड पे, तो वहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, जीटीपी मिलती है हमें। ये जीटीपी काम करती है किस पे, एडीपी पे, वो एटीपी में कन्वर्ट कर देती है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जीटीपी मिलती है कहाँ पर, जब सक्सेनिल कोई एंजाइम एक कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम नोट करते हैं कि जो है कि अगर हमें ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें क्रेब्स साइकिल को 2 टाइम्स ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इसको जो है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, Krebs cycle operates 2 times. तो सबसे पहले हम फॉर 1 Krebs साइकिल के लिए जो है डिनोट करेंगे जो है फॉर 1 Krebs साइकिल। फॉर वन Krebs साइकिल के लिए हम इसको डिनोट करेंगे। तो हमें CO2 कितने स्टेप में मिला है, सबसे पहले ये देखेंगे जो है CO2 हमें मिला है 2 स्टेप में, तो हम इसको लिख लेंगे 2 स्टेप। NaDH2 हमें कितने स्टेप में मिला है, NaDH2 मिला है हमको, आपको याद होगा 3 स्टेप में मिला है, 3rd स्टेप में, 4th स्टेप में और लास्ट की 8वीं स्टेप में जो है NaDH2 के लिए जो है। FADH2 हमें कितनी स्टेप में मिला है, FADH2 जो मिला है हमें वो मिला है केवल 1 स्टेप में, और ATP हमें मिला है केवल 1 स्टेप में, वो भी GTP के फॉर्म में। तो ATP हम लिख लेते हैं जो है ATP, ये भी 1 मिली है। तो हम अगर इसको ATP में कन्वर्ट कराएं थ्रू ATS में जाने के बाद, तो एक NaDH2 से आपको पता होगा कि एक NaDH2 ETS में जाने के बाद 3 ATP देता है, और एक FADH2 ETS में जाने के बाद 2 ATP देता है। तो हमें इस 3 ATP से कितना मिल जाएगा जो है, 3 NaDH2 से हमें मिल जाएगा 3:3, 9 ATP मिल जाएगा। अब एक FADH2 जब ETS में जाएगा तो ये 2 ATP देगा, तो इसका मतलब ये 2 ATP दे देगा, और ये 1 ATP, तो 1 ATP मिलेगी। तो टोटल हम कह सकते हैं कि एक Krebs साइकिल टर्न, जब Krebs साइकिल का एक टर्न कंप्लीट होता है तो हमको टोटल ATP गेन कितना होता है जो है, ATP गेन होता है कितना, 9, 10, 12 ATP जो है हमें मिलती है थ्रू केवल एक टर्न ऑफ Krebs साइकिल से। अब अगर हम इसको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है रेस्पेक्टिव में अगर देखें, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हमने अभी देखा जो है कि हमने अभी ऊपर एक कंसेप्ट लिखा था जो है कि अगर हम Krebs साइकिल को, अगर हम पूरा एक मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं Krebs साइकिल के थ्रू, तो हमें Krebs साइकिल को 2 बार ऑपरेट कराना पड़ेगा, 2 टर्न। तो इसका मतलब है कि अगर एक मालिक्यूल ऑफ फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो है, जितनी हमको मिली है जो है, इसमें Krebs साइकिल को हमको 2 टाइम्स ऑपरेट कराना पड़ेगा जो है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं जो है, यहाँ पर CO2 जो 2 स्टेप में मिली थी, तो CO2 हमको 4 CO2 मिल जाएंगे यहाँ से जो है, यहाँ पर 4 CO2, और यहाँ पर जो ATP हमको 9 मिली थी फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जो है, हमको 18 ATP मिल जाएगी जो है, 18 ATP। और यहाँ पर जो 2 ATP मिली थी, ये 4 ATP, और यहाँ पर 2 ATP मिल जाएगी जो है, 2 ATP। तो टोटल कितनी ATP मिली हमें 1 कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से, तो हमें ऐड कर लेना होगा जो है, हाँ, तो 24 ATP हमको मिलती है जो है फॉर 1
फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमको 24 एटीपी मिलते हैं। ये हमको रिजल्टेंट याद रखना है जो है, और 4 एटीपी गेन हुई और हमको 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट